समानशील समान व्यसनी मित्रों, आपका खुद का भी अनुभव होगा ऐसा कि बहुत कम उक्तियाँ किसी की किसी और के बारे में, ख़ास तौर से किसी एक कवि की किसी दूसरे कवि के बारे में इस कदर सिर पर चढ़ कर के भी बोलती हैं हमारे, जिस तरह की शमशेर की त्रिलोचन के बारे में। याद है आपको? आप में से बहुतों को याद होगी, बड़ी प्रसिद्ध कविता है। सोनेट और त्रिलोचन दोनों की काठी है एक, कठिन प्रकार में बधी सत्य सरलता। क्या सत्य हमेशा सरल होता है? क्या ये एक साधारणीकरण नहीं है? लेकिन ये बड़ा उपयुक्त जुमला है त्रिलोचन जी के बारे में, उनकी कविता के रंग ढंग के बारे में। मेरी जो स्मृति है उस चौखटे में ये सत्य सरलता एक और रूप में, या कह लीजिए रूपक में चरितार्थ होती है, और वह है चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो। मैं जब भी त्रिलोचन जी की मूर्ति अपने मन में उकेरता हूँ, उन्हें पैदल चलते हुए ही देखता हूँ। क्या व्यक्तित्व और क्या कृतित्व, दोनों जगह त्रिलोचन जी मेरे भीतर एक परिव्राजक की, निरंतर पैदल चलते रहने वाले मनुष्य की छवि उभारते हैं। वह भी अकेले नहीं, एक भरे पूरे समुदाय के साथ, जो दिखता नहीं किंतु पृष्ठभूमि में हमेशा साथ लगा रहता है। पैदल चलना त्रिलोचन जी का शौक या व्यसन नहीं, स्वभाव था, स्वधर्म था। और ये कोई निरुद्देश्य स्वैर विहार नहीं था, उसके तयशुदा ठिये और ठिकाने थे। समय असमय का उस तरह का विचार ही जैसे उनके लिए अप्रासंगिक था। काल त्रिलोचन जी के लिए अक्षरशः निरवधि था। कवियों के वे बड़े स्वाभाविक सहज साथी और मित्र थे। कविता त्रिलोचन जी के लिए जीवन को झेलने, समझने और अर्थ देने का साधन थी, और इस नाते एक बहुत ही उपयोगी विद्या भी। इसलिए वे अपने सुदीर्घ जीवनानुभवों को सुपात्रों के साथ बांटने के लिए सदैव उत्सुक और तत्पर रहते थे। मुझे ठीक ठीक याद नहीं उनके साथ भी सबसे पहली भेंट की, पर मन पर मेरे जो छाप पड़ी हुई है वह है कवि कर्म के प्रति उनके गहरे लगाव की। कवि कर्म में जो सीखने या सिखाया जा सकने वाला हिस्सा होता है ना, आप सभी जानते हैं कि कवि कर्म का एक हिस्सा तो वो होता है जो मिस्टीरियस होता है। स्वयं कवि के लिए भी वो पहले से जाना हुआ नहीं होता कि वो क्या लिखेगा। ये अगर सरप्राइज न हो अगर कविता की रचना प्रक्रिया में, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, बनती नहीं वो उस तरह से। स्वयं कवि को चकित कर देने वाली उसकी कविता, उसके लिए भी वो इतनी चकित करने वाली नहीं होती है, तभी बात बनती है। तो कवि कर्म के प्रति जो त्रिलोचन जी का गहरा जन्म सिद्ध लगाव था, उसमें जो सीखने या सिखाया जा सकने वाला हिस्सा जो होता है, जिसकी मैंने बात की, उसका अपने समानशील लोगों के साथ, समान व्यसनी लोगों के साथ साझा करने की उनकी जो तत्परता थी, हमेशा इसके लिए वो सन्नद्ध रहते थे, तत्पर रहते थे। मुझे यहाँ पर उनका एक प्रसिद्ध शेर, उन्हीं का शेर याद आ रहा है इस प्रसंग में, जो यूं है: मारे मारे फिरते हैं उस्ताद अब तो, देख लो
मारे मारे फिरते हैं उस्ताद अब तो, देख लो मर्म जो समझे कहे पहले वही उस्ताद था। त्रिलोचन जी उस माने में सचमुच अक्षरशः उस्ताद थे अपने आचरण में। मुझे अभी बिल्कुल कल की तरह याद है वह शाम, जो वे एक तब के युवा, हालांकि काफ़ी वयस्क कवि विनय दुबे को लेकर बड़े प्रसन्न और उत्साही मुद्रा में प्रकट हुए थे मेरे घर, और आते ही बोले थे, पंडित दुबे ने एक पूरी श्रृंखला लिख डाली है कविताओं की, आपको सुनाना चाहते हैं, सुन लीजिए। रामकली भंगिनिया ऐसा ही कुछ शीर्षक था उस श्रृंखला का, ऐसा मुझे याद है। तब तक त्रिलोचन जी मेरी और मैं त्रिलोचन जी की काव्य रुचि से काफ़ी कुछ परत चुके थे हम दोनों। इसलिए विनय दुबे के उस काव्य पाठ पर मेरी तात्कालिक प्रतिक्रिया विस्मय की, बल्कि जिसे अंग्रेजी में डिस्मे कहते हैं, एक तरह की खींच की भी थी कि आखिर त्रिलोचन जी क्यों एकदम इतने उत्साहित, और क्यों मुझे भी अभी इस खोजी उत्साह में न केवल शरीक करने आए हैं, बल्कि मानो मान कर ही चल रहे हैं कि मेरी प्रतिक्रिया से उनकी तुष्टि भी होगी, पुष्टि भी होगी। लेकिन मेरे लिए मज़े की ही नहीं कज़े की भी बात भी थी कि त्रिलोचन जी मुझे धकाल ले गए। वैसा ही हुआ। अफसोस कि उसके बाद फिर कभी मुझे उस तरह उनकी किसी दूसरी या तीसरी खोज की से साबका नहीं पड़ा। कभी राजेश जोशी को, कभी विनय दुबे को, कभी अम्बा प्रसाद श्रीवास्तव जी को, और कभी अकेले ही त्रिलोचन जी मेरे 3/2 प्रोफेसर्स कॉलोनी वाले आवास पर आ धमकते और घंटों बैठक जमाते। पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे कभी भी मेरे नाम से या सरनाम से संबोधित नहीं किया, हमेशा पंडित कह के ही बुलाते रहे। बड़ा अटपटा लगता था मुझे ऐसा संबोधन, और मैंने काफ़ी टोका भी उनको, प्रतिरोध भी किया ही होगा एकाधिक बार, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था, सो नहीं पड़ा। वे पंडित पर ही अड़े रहे, स्वाभाविक रूप से, कोई अड़ने की बात नहीं इसमें। अब उनको वही सूझ गया। उनका बेटा अमित मेरा विद्यार्थी था उसी हमीदिया कॉलेज में जहाँ मैं प्रोफेसर था, एमए अंग्रेजी का छात्र था वो। लेकिन ये जो संयोग है इसका उस संबोधन से, पंडित संबोधन से कोई संबंध नहीं था, दूर दराज का भी संबंध नहीं था। मुझे याद नहीं उन्होंने एक बार भी कभी अमित की पढ़ाई को लेकर मुझसे कोई जिक्र तक किया हो। लड़का क्या पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, कैसा है पढ़ने में, यह जानने भी मानो उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि हमारी आपसी बातचीत में अंग्रेजी साहित्य, विशेषकर शेक्सपियर, मिल्टन और शेली खासी जगह घेरते थे, और उसमें भी उस्ताद की भूमिका त्रिलोचन जी की ही रहती थी। मेरी भूमिका तो एक शांत मूक श्रोता की ही ज़्यादातर रहती थी। मुझे याद है राजेश ने ही सर्वप्रथम, राजेश भी कभी हमारे छात्र रह चुके थे, सबसे पहले उनका संग्रह धरती लाकर मुझे राजेश ने ही भेंट किया। वो पहली बार था जब मैंने देखा, वो तभी बरसों से वो आउट ऑफ प्रिंट चल रही थी, सुलभ नहीं थी वो। ये राजेश की पहल से हुआ कि वह संग्रह, दुर्लभ संग्रह छपा। मन पर मेरे कुछ ऐसी छाप पड़ी हुई है कि एक खास अर्थ में त्रिलोचन जी राजेश जोशी की ही डिस्कवरी, या कह लीजिए रीडिस्कवरी थे। ये मेरे मन पर छाप पड़ी हुई है। मुझे इस बात पर बड़ा आश्चर्य होता है, खेद भी होता है कि उन घंटों, बल्कि कभी कभी तो पहरों चलने वाली बातचीत का कैसे कोई ब्यौरा या उल्लेख तक मेरी डायरी से नदारद है। क्या मैं उन दिनों डायरी नहीं लिखता था, या कि उन चर्चाओं का रंग ढंग ही कुछ ऐसा था जो टिकता नहीं था दिमाग में उस तरह से, और जुगाली के लिए सुलभ भी नहीं होता था, और मेरी अन्यान्य दिलचस्पियों से या चिंताओं से भी उस तरह से सीधे जुड़ता नहीं था।
वैसे बातचीत तो वह अक्सर बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रोचक हुआ करती थी। दिक्कत सिर्फ एक थी, वो क्या थी? हालांकि बाद में इसकी आदत सी पड़ गई थी। वो आदत क्या थी? वो बातचीत कभी भी एक निश्चित पटरी पर, तयशुदा पटरी पर चलती ही नहीं थी। तो शुरू शुरू में मुझे इससे बड़ी उलझन सी होती थी, थोड़ी कोफ्त भी होती थी कि क्यों बात बार बार बहक जाती है, पटरी पर से उतर जाती है। हाँ, त्रिलोचन जी की बातें अक्सर ही किसी एक सीधी या वक्र रेखा पर उसका अनुसरण करने को तैयार नहीं होती थी। स्पर्श रेखाओं की तरह बस उस वृत्त को छूकर किसी अलग ही दिशा में निकल जाती थी। वृत्त तो वही होता, रोजमर्रा का जाना पहचाना घेरा, मगर स्पर्श रेखाएं बदलती जाती। उन दिनों में कहता भी था कि त्रिलोचन जी के मन मस्तिष्क का और स्मृति का भी आचरण टेंजेंशियल है, स्पर्श रेखाओं का धनी। इसलिए उनके सत्संग का सुख लूटने का और उससे सचमुच फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें बीच बीच में टोका भी जाए, बांधा जाए फिर से उस मूल से जहाँ से बात शुरू हुई थी। परंतु मैं यह कहता ही था, करता नहीं था। क्यों नहीं करता था? करना चाहता था कभी कभी, लेकिन कर नहीं पाता था। त्रिलोचन जी का स्वभाव, उनका व्यक्तित्व इसकी अनुमति ही नहीं देता था मुझे। उनसे बातचीत, त्रिलोचन जी के साथ जो बातचीत होती थी, संवाद होता था, वह उन्हीं की अघोषित शर्तों पर ही संभव था। आपकी अपनी शर्तों पर या विषय वस्तु की मांगों पर नहीं। सच कहूँ तो इस परिस्थिति का भी एक अपना मज़ा था, अपना एक स्वाद था, लुत्फ था। और एक बार जहाँ आपको वह चस्का लग गया तो आपके अपने जो आग्रह हैं वो अपने आप ही शिथिल पड़ जाते थे। हाँ, एक अकेले साहसी अम्बा प्रसाद जी ही थे जो कि त्रिलोचन जी को पकड़कर बार बार विषय के खूंटे पर लौटा लाने की और बांधने की कोशिश करते रहते थे। हालांकि इससे जो उनकी त्रिलोचन जी की वाग्धारा में खलल होता है, खलल पैदा होता था, उसका अक्सर उल्टा ही असर होता था। बात बनती नहीं थी उल्टे और बिगड़ जाती थी। तो इसी से समझ में आ गया था बहुत जल्दी कि भाई टोकना नहीं है इनको, यहाँ जैसे चल रहा है स्पर्श रेखाओं में बातचीत को वैसे ही चलने दो, फ्री एसोसिएशन। ऐसे में इन पंक्तियों का लेखक कभी कभार क्या अक्सर ही एक ट्रिक आजमाता था। क्या होती थी वो ट्रिक? उनको एक विषय से बांधने की क्या युक्ति होती थी? या तो राम की शक्ति पूजा या विनय पत्रिका या खुद उनके कुछ चुनिंदा सोनेट आग्रहपूर्वक बार बार सुनाने की फरमाइश में करता था, और वे सदैव मेरी फरमाइश पूरी करते थे। मित्रों, आप मुझसे सहमत होंगे कि अब हिंदी में ऐसे लोग बहुत बचे नहीं हैं जो कि कविता कैसे पढ़ी जाती है, कैसे पढ़ी जानी चाहिए सचमुच जानते हैं। वो भी एक आर्ट है, वो भी एक कला है जो कि कवि के लिए सहज होना चाहिए, सहज साध्य होना चाहिए। कविता पढ़ने का जो तरीका होता है, कविता सिर्फ छपी हुई पढ़ने से बात नहीं बनती। कवि की अपनी आवाज़ में, उसके उतार चढ़ाव में, उसकी जो अपनी विशेषता है, वो ही यानी कविता के अर्थ को भी उभारती है। कविता सिर्फ छपा हुआ अक्षर शब्द नहीं है, वो कवि की आवाज़ भी है। जिस आवाज़ में वह कविता उतरी है, आवाज़ भी अर्थ है। लेकिन अब बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो कि कविता कैसे पढ़ी जाती है सचमुच जानते हैं। और विविध छंद रूपों वाली या मुक्त छंद की भी हर तरह की श्रेष्ठ कविताएं अपनी स्मृति के बूते आपको सुना सकते हो। धारा प्रवाह, ऐसे लोग कितने बचे हैं?
मेरा तो अपना अनुभव इस मामले में निराशाजनक ही है। वो जो श्रुति परंपरा थी ना, एक चली आ रही, नई पीढ़ी तक आते आते पता नहीं क्यों लुप्त प्राय ही हो गई है। यहाँ तक कि छपी कविता सामने रखी हो तो भी कायदे से पढ़ते नहीं बनता कई कवि शह प्रार्थियों से। अपनी कविता पढ़ते नहीं बनती उनकी। वैसे भी अब आज के कवियों को सिर्फ अपनी कविताएं भर याद रहती हैं, या बहुत हुआ तो कुछ थोड़ी सी पंक्तियाँ अपनी बिरादरी के यार पार्टनरों की, बस। और तो और जिन्हें भी अपना हीरो, अपना आदर्श मानते बखानते हैं, उनकी भी कोई रचना वे वक्त आने पर, प्रसंग पढ़ने पर उद्धृत नहीं कर पाते अपनी स्मृति से। ऐसे में कैसे किसी को भरोसा हो कि उन्होंने सचमुच अपने जिए भोगे और समझे हुए जीवन को कविता में बदलने के गुर भी अपने उन गुरुओं से प्रणिपात पूर्वक, परिप्रश्न पूर्वक सीखने की जहमत उठाई होगी। वो कहा है ना गीता में कृष्ण ने अर्जुन से, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवैया। कैसे आप अपने से ज्येष्ठ, अधिक अनुभवी व्यक्ति के अनुभवों से लाभ उठा सकते हैं, कैसे सुनना है उसको, कहाँ क्या कैसी प्रतिक्रिया करनी है, परिप्रश्न उठाने हैं, ये चेतना, ये ज़रूरत शायद अब आज के कवियों को महसूस नहीं होती होगी। इस प्रसंग में त्रिलोचन जी की खुद की एक कविता मुझे अचानक याद आ रही है, जिसका शीर्षक है आत्मालोचन। बड़ा अजीब लगता कि कविता का शीर्षक ऐसा हो, आत्मालोचन। लेकिन सुनिए तो क्या कह रहे हैं वो इसमें। शब्द मालूम है व्यर्थ नहीं जाते, शब्द मालूम है व्यर्थ नहीं जाते हैं। पहले मैं सोचता था उत्तर यदि नहीं मिले तो फिर क्या लिखा जाए, किंतु मेरे अंतर निवासी ने मुझसे कहा, लिखा कर, तेरा आत्मविश्लेषण क्या जाने तुझे एक साथ सत्य शिव सुंदर को दिखा जाए। अब मैं लिखा करता हूँ, अब मैं लिखा करता हूँ। त्रिलोचन जी का कवि कह रहा है, अब मैं लिखा करता हूँ, अपने अंतर की अनुभूति बिना रंगे चुंगे कागज पर बस उतार देता हूँ। मित्रों, अब यूं तो लिखना एक प्रकार का उत्तर पा लेने की आकुलता से ही होता है, अपनी प्रश्नाकुलता का एक अस्थाई ही सही, फौरी ही सही समाधान पा लेने की, ढूंढने की, पा लेने की बेचैनी से प्रेरित होता है। आप में से कुछ को पता ही होगा, प्रसिद्ध कवि थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उन्होंने कवि कर्म को क्या कहा है, मुझे तो बेहद अपील करती है फ्रॉस्ट की ये बात कि कवि कर्म क्या है, कविता से क्या मिलता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि कविता अ टेम्परेरी स्टे अगेंस्ट कन्फ्यूजन है, अ टेम्परेरी स्टे अगेंस्ट कन्फ्यूजन। किंतु मित्रों, आप सबका अनुभव होगा ये कि कविता से मिलने वाला यह समाधान, जो कि और तरह की बातचीत से मिलने वाला समाधान या सुकून नहीं होता है, कविता से जो मिलता है वो स्पेशल चीज़ है, अलग ही है वो। तो ये समाधान, ये और सुकून जो कि कविता से ही मिलता है, वो दूसरों के बनाए सिखाए उत्तरों में से नहीं निकलता। मुझे याद आता है प्रसिद्ध उपन्यासकार मिलान कुंदेरा ने एक जगह लिखा है, मैं कोट कर रहा हूँ मिलान कुंदेरा को, इसलिए नहीं कि कोट करने का मुझे शौक है, बल्कि ये बात यहाँ पर बोलती है, काम की है आपके। मिलान कुंदेरा ने लिखा है
कि लोगों की मूर्खता और क्रूरता भी अक्सर सारे सवालों का पक्का पूरा उत्तर पा चुकने के अहंकार से प्रकट होती है। सुनिए, क्या ये बात अपील करती है आपको? लोगों की मूर्खता और क्रूरता भी अक्सर सारे सवालों का पक्का पूरा जवाब पा लेने के अहंकार में से ही प्रकट होती है। मित्रों, त्रिलोचन जी का जो आत्मविश्वास था, जो पोएटिक कॉमन सेंस था, उन्हें इस दुराग्रह से मुक्त रखता था। ऊपर से बहुत ठीक ठाक लगने वाले किंतु वास्तव में अनिष्ट परिणाम उपजाने वाले दुराग्रह से आत्मविश्वास की अधिकता भी एक दोष है। उक्त कविता का अंतर्निवासी, ये मैंने जो कोट किया था बात को, कविता को, आत्मालोचन शीर्षक कवि कविता पढ़ी ना मैंने आपके सामने त्रिलोचन जी की, उसमें अंतर्निवासी उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि मेरा अंतर्निवासी मुझसे ये कहता है कि लिखा कर, तेरा आत्मविश्लेषण क्या जाने, तुझे एक साथ सत्य, शिव और सुंदर को दिखा दे। तो गेटे ने उसे डेमन कहा है, इस अंतर्निवासी को जो आपके भीतर मौजूद रहता है। डेमन मतलब शैतान या बुरा आदमी नहीं है, DIMON, अंतर्निवासी जिसे त्रिलोचन जी कह रहे हैं वही बात। तो ये अंतर्निवासी जो कवि को सलाह देता है उस पर त्रिलोचन जी ने बाकायदा अमल किया और उनकी कविताएं उसी अमल का प्रसाद हैं। वह अंतर्गुहावासी कौन है? खुद त्रिलोचन जी के भीतर बैठा हुआ कवि मन, जो कि मनुष्य के भोक्ता रूप और साक्षी रूपों के बीच में एक करंट पैदा करता है, तब उपजती है कविता। आत्मालोचन से जो आत्मज्ञान उपजता है और जो जगत गति ज्ञान है, कोई बिरला ही ऐसा क्षण होता है जो कि कवि को खुद अपने जीवनानुभव के भीतर ऐसी कौंध से भरी हुई अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है, जिसे इस कविता में त्रिलोचन जी ने देखिए कितनी मज़े से, कितनी बढ़िया बात कही है। वो क्या कहते हैं? तेरा आत्मविश्लेषण क्या जाने, तुझे एक साथ सत्य, शिव, सुंदर को दिखा जाए। एक साथ, यहाँ पर खास तौर से गौर करने की बात है। एक साथ कहाँ होता है ऐसा? सामान्य जीवन में सत्य दिखाई देता है, कभी कभी शिव दिखाई, कभी सुंदर दिखाई देता है, लेकिन तीनों एक साथ एक घनिष्ठ घोल में नहीं दिखाई देते। त्रिलोचन जी जानते हैं कि शब्द व्यर्थ नहीं जाते। कहा तो है उन्होंने इस कविता में शुरू में ही, शब्द मालूम है व्यर्थ नहीं जाते हैं, किंतु इस प्रतीति के साथ साथ उनकी वह दूसरी प्रतीति भी तो देखिए। वो प्रतीति उस पहली प्रतीति से बराबर रगड़ खाते हुए चलती है कि जीवन को देखने का भी कोई एक ढंग सदा काम नहीं करता। ये भी त्रिलोचन जी की उक्ति है, जीवन को देखने का भी कोई एक ढंग सदा काम करे ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। ये प्रतिनिधि कविताएं जो संग्रह मेरे पास है, और एक वो है प्रतिनिधि कविताएं, हाँ, जो राजकमल से छपा है त्रिलोचन जी का, और जो उनके प्रिय कवि थे, मित्र थे, क्या नाम उनका, केदारनाथ सिंह। वे ये भी कहते हैं कि अपना भी मनचाहा रूप नहीं बनता, अपनी ही बात का मनचाहा रूप नहीं बनता। त्रिलोचन जी ये भी जानते हैं, ये भी मैं उनकी कविता में ऐसे ही पंक्ति कोट कर रहा हूँ। गाढ़े दुख में कभी कभी भाषा छलती है, संजीवनी भावमाला नीरव चलती है। बड़ा
प्रेग्नेंट और बहुत ही सार भूत व्यक्तित्व है, पंक्ति है ये। आप जानते हैं मित्रों, कवि को किस चीज़ का सबसे ज़्यादा भरोसा होता है? तुलसीदास के मानिए आप तो कवि ही एक आखर बल साचा। क्या कह रहे हैं तुलसीदास? कवि को या तो एक आखर बल साचा का भरोसा होता है, या फिर जिसे त्रिलोचन जी यहाँ कह रहे हैं संजीवनी भावमाला, उसका। क्या है यह भावमाला? और वह संजीवनी भी क्यों है? वो संजीवनी क्यों कह रहे हैं उसको? चलिए त्रिलोचन जी की मदद लें। कभी कभी एक कवि की किसी कविता को समझने में उसी की दूसरी कविता किसी भी तर्क से ज्यादा काम करती है। तो क्या है त्रिलोचन जी की साखी? त्रिलोचन जी की कविता की पंक्ति है, भाव उन्हीं का है जो थे अभावमय, पर अभाव से दबे नहीं, जागे स्वभावमय। इतनी जबरदस्त पंक्तियां हैं ये। भाव उन्हीं का है, भाव उन्हीं का सबका है जो थे अभावमय, पर अभाव से दबे नहीं, जागे स्वभावमय। कैसी ये न पंक्ति है ये आप सामान्य बातचीत में या गद्य में नहीं व्यक्त कर सकते इस सत्य को, जो कि विरल क्षणों में कवि कर्म के दौरान ही आप पर उतरता है, आप कह जाते हैं। जो कविता खुद कवि लिखे जाने पर खुद कवि को विस्मित नहीं करे, न कर सके, तो कविता किस बात की है? वो नहीं है। अगर कवि खुद चकित नहीं होता है, विस्मित नहीं होता है अपनी उस सहसा उतर आई पंक्ति से, तो इस बात की संभावना मित्रों बहुत कम होती है कि दूसरे भी विस्मित होंगे, उससे दूसरे चकित होंगे। भाव उन्हीं का सबका है जो थे अभावमय, पर अभाव से दबे नहीं, जागे स्वभावमय। सोचते रहिए आप इस पर अभाव से दबे नहीं, जागे स्वभावमय। यह जागना ही तो सबसे विरल चीज है। कहाँ हम प्रतिष्ठित रहते हैं अपने असली स्वभाव में? कितना मुश्किल होता है। हम ही अपने लिए दुर्लभ होते हैं। ये जीवन की विडंबना है। तो मित्रों, यह भी कवि की वह सहज प्रतिभा है, पोएटिक कॉमन सेंस जिसे मैं कहना पसंद करता हूँ। यही है जो कि अभाव के भी स्वभावमय जागरण को संभव करती है, या संभव होते हुए देखती है, दिखाती है। अब कोई इसे दूर की कौड़ी लाना कहे, कुछ भी कहे, मुझे तो यही लगता है त्रिलोचन जी को लेकर मित्रों, कि उनकी यह क्षमता उनके द्वारा चुने हुए सोनेट के कठिन और विजातीय छंद को साधने से ही, उसी के जरिए अपने जीवन भोग की सबसे संतोषदायी अभिव्यक्ति। यूं ही थोड़ी लिख दिया उन्होंने सैकड़ों सोनेट। मुझे याद है, मैं जब अपने दूसरे कविता संग्रह हरिश्चंद्र आओ की पांडुलिपि तैयार कर रहा था, तब मैंने उसके प्रथम पृष्ठ पर देने के लिए एक मोटो छाटा था, जो कविता ही थी। किसकी? W.H. ऑडेन की, प्रसिद्ध। मैंने त्रिलोचन जी को बताई वो, तो उन्हें वो बड़ी रुचि, उन्होंने पूरी कहा कि पूरी लाके दीजिए, मुझे सुनाइए। W.H. ऑडेन की पंक्तियां हैं वो। क्या हैं वो पंक्तियां? सुनिए। ब्लेसेड आर ऑल मेट्रिकल रूल्स दैट फॉरबिड ऑटोमेटिक रेस्पॉन्सेस, फोर्स अस टू चूज सेकंड थॉट्स, फ्री फ्रॉम ऑल फेटर्स ऑफ सेल्फ। कितनी जोरदार बात है ये। मैंने अपने उस कविता संग्रह के शुरू में जो टाका है, तो मूल अंग्रेजी को न टाके उसके अनुवाद, मेरा अनुवाद में सुन लीजिए आप। इसी जो पंक्तियां मैंने सुनाई ना आपको W.H. ऑडेन की, इसका ठीक ठीक हिंदी में अनुवाद मैंने टाका है वहाँ पर। क्या है वो? सुनिए।
Blessed are all metrical rules that forbid automatic responses, force us to choose second thoughts, free from all fetters of self. भला हो छंद नियमों का, मेरे अनुवाद में, भला हो छंद नियमों का जो हमारी स्वचालित हरकतों पर अंकुश लगाते हैं, मनमाने भावों की बजाय दूसरे और बेहतर भाव चुनने को प्रेरित करते हैं, जो कि हमारी अपनी ही जगड़बंदी से मुक्त हो। Force us to choose second thoughts, free from the fetters of self. कितने पते की बात है मित्रों, ये आपने गौर किया? बड़े पते की बात है, जिसे कि जो सचमुच कवि है ना, अपने स्वधर्म से, अपने स्वभाव से वही समझ सकता है। दरअसल कविता करके या कविता पढ़ के जो एक खास किस्म का सुकून हासिल होता है, सुकून कह लो, समाधान कह लो, मनोबल कह लो, वो क्या है? अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा, किसी बाधा पर, किसी रुकावट पर, अवरोध पर आप जब विजय पा लेते हैं, विजय पा लेने का आत्मविश्वास कमा लेते हैं ना, तब ये बात पैदा होती है। उदाहरण के लिए आप निराला की सरोज स्मृति को पढ़ लीजिए, या उनकी जो लंबी कविता है तुलसीदास, उसका सस्वर पाठ फिर से करके देखिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? मैं तो नहीं कर सकता। ये दो कविताएं जो मैंने आपके बताई, इन कविताओं के किसी और दूसरे छंद में रचे जाने की कल्पना आप कर सकते हैं? मैं तो नहीं कर सकता। अब आप त्रिलोचन के दो सोनेटों को देखिए, जो मेरी दृष्टि में उनके सर्वश्रेष्ठ सोनेटों में हैं। एक तो शुरुआत होती है उसकी जल के हिल जाने पर, और दूसरी है महाकाश के कलश, महाकाश का कलश। पढ़िए उनको। क्या आप इनके किसी भी और रिदम में, किसी भी लय गति में, किसी भी संरचना में ढलने की सोच सकते हैं? मैं तो नहीं सोच सकता। मुझे तो लगता है यह बात इसी तरह बन सकती थी, इसी चाल में, इसी लय गति में। यह लयात्मक संरचना ही वह अर्थ पैदा करती है जो खाली शब्दकोश का मामला नहीं है। ये वो अर्थ है जो कि कवि को अभीष्ट है, या जो उसके लिए भी अपूर्वानुमेय होता है। पहले से अनुमान कवि भी खुद भी नहीं लगा सकता, और कविता में ढलते ढलते ही वो साफ होता है, स्पष्ट होता है। अपनी खासुल खास अर्थान्वेषी अभिव्यक्ति के लिए आत्मालोचन, जिसे त्रिलोचन ने कहा था उस कविता में, उसे संभव करने के लिए अगर उन्होंने सोनेट शैली का विदेशी विजातीय परंपरा का रूपाकार चुना, तो यूँ ही नहीं चुना। मेरे मन में भी पहले बड़ी ये प्रश्न उठता था, क्या ज़रूरत थी इसको। मुझे यहाँ पर एक बात याद आती है, जयशंकर प्रसाद का नशा जिन दिनों मुझ पर छाया रहता था, उनके पुरानी शुरुआती कविताएं मैंने पढ़ी थी, तो उसमें 3-4 चतुर्दश पदी उसे कहते थे। वो सोनेट ही हुआ, वो 14 पंक्तियों का वो था। सर्वप्रथम शायद प्रसाद जी ने, या उनसे भी पहले बड़े प्रसिद्ध वो थे, नाम मैं भूल जाता हूँ, रूप, उन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन वो सोनेट नहीं क्या, चतुर्दश पदी कहते थे उसको, जैसे कि वो हमारा अपना आविष्कार, हमारा अपना अपनी शैली हो, हमारा अपना छंद, इस और वास्तव में वैसे उसी तरह से लिखते थे वो। तो मुझे याद है, एक बड़ा रोचक प्रसंग है, मार्मिक भी। एक बार प्रसाद जी ने वो कई चतुर्दश पदियाँ उन्होंने लिखी थी, तो अपने जो घनिष्ठ मित्र उनके कौन थे, वो राय साहब, हैं, राय साहब, क्या नाम था उनका पूरा, तो राय साहब को सुनाया उन्होंने। तो राय साहब के मुंह से निकला, क्यों गुरु मुझी पर हाथ साफ करने लगे।
प्रसाद जी भाप गए। अरे सच्ची बात है, उनके किसी बायोग्राफर ने लिखी है ये कि उन्होंने वो सारी कविताएं फाड़ के फेंक दी। किसी गुस्से के कारण नहीं, खींच के कारण नहीं, नाराजगी के कारण नहीं, बल्कि उन्हें लगा मेरे परम घनिष्ठ मित्र को अगर वो थ्रेटन्ड फील कर रहे हैं, उन्हें ये ऐसा लग रहा असुविधा हो रही, तो ठीक है छोड़ो। और लिखना भी बंद कर दिया उन्होंने। उसके बाद कोई चतुर्दशपदी लिखी भी नहीं उन्होंने। ये यूं ही मुझे याद आया तो मैंने आपको बताया। मुझे तो लगता है कि अगर कोई कवि ऐसे नितांत विलायती छंद से अपनी बात कहलवाने में, अपने नितांत हिंदुस्तानी जीवन, हिंदुस्तानी मन की लय को पकड़ने, रच पाने में अगर समर्थ होता है, तो यह प्रकारांतर से अपने जाने अनजाने यह भी साबित करके दिखा देता वो कि उसकी सभ्यता में, उसकी संस्कृति में किसी भी दूसरी सभ्यता संस्कृति की देन को पचाने की कुव्वत है। ये दावा कोई नहीं कर सकता कि ऐसे प्रयत्न हमेशा सफल ही होते होंगे। स्वयं त्रिलोचन जी के यहाँ भी वे कभी कभी सोनेट का रूपाकार खासा अटपटापन भी पैदा करता है, किंतु वह मर्म की बात है, खाली एक किताबी बात नहीं है, खाली एक साहित्यिक बात नहीं है। इसका सीधा ताल्लुक आपकी मानवीय और सांस्कृतिक जिजीविषा से है, जीवनी शक्ति से है। कहना न होगा मित्रों कि ऐसी सफलता किसी ओवर सिंप्लीफाइड, अति सरलीकृत व्याख्या की मोहताज नहीं हो सकती। इसे ग्रामोन्मुख जातीय सृजन चेतना कह के हिंदी को की तथाकथित आधुनिक कविता के बरक्स खड़ा करना, उस आधुनिक भाव संवेदना का अवमूल्यन करने की गरज से ऐसा ही सरलीकरण आमंत्रित करता है जो कि युवतर कवियों की पीढ़ी को कवि कर्म के असली प्रयोजन से भटकाता है। जातीय सृजन चेतना को इस तरह से गांव और नगर की मनमानी कोटियों में बांटना, जबरदस्ती विभाजित करना न तो स्वाभाविक है और न श्रेयस्कर है। कविता का नागरिक एक समग्र चेतना, समग्र सभ्यता और संस्कृति का नागरिक होता है, और उसका भी नागरिक होता है जिसे आदिम चेतना कहते हैं। आदिम चेतना, प्रिमोर्डियल कॉन्शसनेस। कविता में दरअसल मानवीय चेतना के ये दो धरातल जो है ना, उसका अधुनातन जो साभ्यतिक स्तर है वो, और पुरादिम स्तर जो है। कविता अन्य विधाओं से श्रेष्ठ या भिन्न क्यों है? क्यों वो कह सकती है जो कि बड़े से बड़ा प्रोज भी नहीं, अच्छे से अच्छा प्रोज भी नहीं कह सकता, अच्छे से अच्छा दिमाग भी नहीं कर, वो क्या चीज़ है? तो ये दोनों स्तर जो है मनुष्य की चेतना के, अधुनातन साभ्यतिक स्तर और पुरादिम स्तर, आपस में टकरा कर, जुड़ करके ही वो करंट पैदा करते हैं, जिससे कि निराला की मैं हूँ, मैं कवि हूँ, पाया है प्रकाश वाली उक्ति सचमुच चरितार्थ होती है। इस पंक्ति का अर्थ मेरी तभी समझ में आया। मैं अशब्द अधरों का सुना भाष, मैं कवि हूँ, पाया है प्रकाश। अपने अब तक के लगभग 50 से भी ज़्यादा वर्षों के भोपाल प्रवास के दौरान मुझे त्रिलोचन जी ही एकमात्र ऐसे लेखक मिले जिन्हें अपनी कविता सुनाने का सहज प्रलोभन हुआ करता था और साहस भी होता था। निरप नहीं तो बड़ी संकोच, हमारे जैसे संकोची आदमी के लिए ये आसान नहीं होता है खुद ही पहल करके अपनी कविता पेल देना दूसरे को। लेकिन त्रिलोचन जी का जहाँ तक सवाल है, ऐसा मेरा हर उपक्रम मेरा मनोबल बढ़ाने वाला ही होता था। हम लोग उनके घर, जो कि माता मंदिर में था, करीब हमारे प्रोफेसर कॉलोनी से 2 किलोमीटर आगे चलना पड़ता था, तो वहाँ हम जाते थे कभी कभी। तो मेरी पत्नी को वो अम्मा जी के हाथ की एक ख़ास किस्म की चटनी, जो कि खाली चटनी नहीं थी, सब्जी भी थी पूरमपूर, बहुत पसंद थी। एक तो ये लालच रहता था उनके यहाँ जाने का जो
वार्ता है, वार्तालाप है, उसका चस्का, उसका रस होता है ही है। लेकिन जो एक ये प्रलोभन, और दूसरा ये कि पड़ोस में ही अम्बा प्रसाद जी रहते थे, उनका भी कंपनी आसानी से मिल जाती थी। अम्बा प्रसाद जी टोक सकते थे, नहीं नहीं ये बात भटक गई, अब आप ये कह रहे थे यहाँ से तो ये एक मजा था उसका भी। एक और बड़ी सुखद स्मृति अनायास उसी आवाज से जुड़ी हुई है, वो ये कि इमरजेंसी के दिनों में एक सुबह अचानक, जब भयानक डिप्रेशन था मन में, इमरजेंसी के दिन थे, एक सुबह अचानक अप्रत्याशित त्वरा और तीव्रता से लिखी गई एक कविता, उसकी पंक्ति आई, अपने आप ही उतरी मुझ पर। तो उस कविता को लिखते ही मुझे ऐसी रिलीफ, ऐसी राहत मिली, और लगता है आप सचमुच कुछ अच्छा लिख लेते हैं तभी उसको किसी दूसरे के साथ भी साझा करने की प्रेरणा जागती है आपके मन में। तो मैं अनिवार्य प्रेरणावश त्रिलोचन जी के पास दौड़ा गया था। 2 मील था वहां से उनका माता मंदिर का घर। तो मैं पहला श्रोता उस कविता का, मुझे लगा, मेरे मन ने कहा कि त्रिलोचन जी पसंद करेंगे, वो पसंद करेंगे, उनकी पसंदगी की मुहर लग जाए तो फिर कविता सफल। तो त्रिलोचन जी ने जिस तरह उसे सुनकर मेरी पीठ ठोकी, अक्षरशः नहीं बल्कि रूपक में, उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। लेख तो मैंने शायद ही कभी सुनाया होगा उन्हें, हालांकि कहानी रामरेख बाबू उन्हीं को पहले पहल सुनाई थी और उनकी अप्रूवल, उनकी सराहना भी पाई थी। उस तरह गद्य को लेकर चर्चा हमारे बीच में कमी होती थी। हालांकि कद्यम कवि नाम निकषम वदंती के वे भरपूर कायल थे त्रिलोचन जी। अज्ञेय की कविता और गद्य दोनों उन्हें पसंद थे। हमारे कई यार पार्टनरों को अच्छा नहीं लगेगा ये सुन के, लेकिन जो सच्चाई है, जो तथ्य है, वो तथ्य है, अज्ञेय की कविता और गद्य दोनों त्रिलोचन जी को पसंद थे। दोनों के बारे में वो अनुकूल राय रखते थे। यो अन्य आधुनिक कवियों की चर्चा भी होती थी उनके साथ, किंतु एकाग्रता पूर्वक नहीं। त्रिलोचन जी की काव्य चर्चा पर अधिकतर तुलसीदास हावी हो जाते थे। तुलसीदास उनके उसी तरह से हीरो थे, महानायक थे, जिस तरह निराला के। कभी कभी उर्दू शायरी की भी बात होती थी, हालांकि मुझे स्मरण नहीं कि गालिब को छोड़कर किसी अन्य उर्दू के कवि को लेकर उन्होंने कोट किया हो, तुरंत अपनी स्मृति से उत्साह दिखाया हो। वैसा उत्साह जैसा भी तुलसी, कबीर या कुछ छायावादी निराला प्रसाद को लेकर दिखाते थे। संस्कृत में कालिदास उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद थे, सबसे ज़्यादा याद भी वही थे। त्रिलोचन जी अतिरिक्त बौद्धिकता से, अतिरिक्त भावुकता से, दोनों से मुक्त थे। ये बड़ी विशेषता उनकी थी। उनके स्वभाव में मानो मित्रों एक उदासीन अखाड़े जैसी निर्मल निस्संगता थी। उनकी अव्यावहारिकता, उनकी दुनियावी लापरवाही, भुलक्कड़पन के भी तमाम तरह के किस्से मेरे सुनने में आए हैं। किंतु कोई कैसा मनुष्य है, वास्तव में कैसा आचरण करता है, इसकी सही और यथातथ्य तस्वीर मित्रों वही आंक सकता है जिसने कि उस व्यक्ति के साथ रहकर काम किया। साहित्यकार होना जरूरी नहीं है। अच्छा, निर्मल, निस्संग मेमोर लिखने के लिए, संस्मरण लिखने के लिए। मुझे याद है त्रिलोचन जी खुद सागर गए थे, वहाँ से काफ़ी दिन रहे, वहाँ काफ़ी बरस रहे। मुक्तिबोध सृजन पीठ वहाँ अशोक जी ने स्थापित की थी, जैसे भोपाल में निराला सृजन पीठ, वैसे ही वहाँ मुक्तिबोध सृजन पीठ स्थापित की थी और सबसे पहले त्रिलोचन जी गए थे वहाँ। तो उस लंबे कार्यकाल में जो उनके स्टेनो रहे थे, निजी सहायक, पर्सनल असिस्टेंट, कोई लेखक उस तरह से नहीं थे वो, लेकिन एक शब्द शिखर नाम की कविता पर एक पत्रिका निकलती थी ना, वो मेरे पास थी, वो तो नहीं है मेरे पास, लेकिन
ऐसा उजला, ऐसा मानवीय पोर्ट्रेट उसमें त्रिलोचन जी का उभरता था। उनके उस स्टेनो जो थे, है ना, नाम मैं भूल रहा हूँ, होंगे वो, उन्हें याद होगा। ऐसा त्रिलोचन जी का ऐसा पोर्ट्रेट उभरा था उसमें, जैसा कोई समान धर्मा लेखक भी नहीं उभार सकता था। ये भी एक आदमी की जो स्ट्रेंथ है, उसकी, उसका कैरेक्टर है, इसको जताता है, दर्शाता है। एक सामान्य व्यक्ति भी जिसको अपने बारे में कोई ऐसा वो मुगालता नहीं है ना, लेखक बनने का शौक है उसे, लेकिन जिसने कब बहुत समय बिताया है, तो जो त्रिलोचन जी का जो सामान्य मानवीय पक्ष था, उसका ऐसा उजला अक्स उसमें आता है जिसका ठिकाना नहीं। एक साहित्यकार का साहित्यकार के रूप में मूल्यांकन तो आवश्यक है ही है, सबसे महत्वपूर्ण तो है ही है वो, लेकिन उसके पीछे जो भोगने वाला प्राणी है, अपनी निपट मानवीयता में निष्कवच वध्य वेद्य, उसका भी यथावत मूल्यांकन अपनी जगह महत्व रखता है कि नहीं रखता है। त्रिलोचन सरी के सामान्य मनुष्य जीवन के चितरे लेखकों के संदर्भ में तो वह और भी रेलेवेंट हो जाता है, प्रासंगिक हो जाता है। एक और बात मुझे यहाँ पर याद आ रही है, शायद कभी केदार जी से मैंने सुनी थी, केदारनाथ सिंह के मुँह से, कि जिन दिनों वे यहाँ मेरे घर के बगल में ही, वहीं निराला सज्जनपीठ में ही रह रहे थे, उन्होंने मुझे बताया था कि त्रिलोचन जी एक बार किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो अम्मा जी ने अपने बड़े लड़के को कह रखा होगा कि देखते रहे ना पिताजी क्या कर रहे हैं, पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। तो जैसे ही त्रिलोचन जी एक खास कापी को हाथ लगाते, उनके चिरंजीव चिल्ला पड़ते, अम्मा ये फिर से कविता लिखत है और त्रिलोचन जी तुरंत वह कापी छुपा करके अपनी कोर्स की किताब में मुँह गड़ा देते। मनोरंजक है ना ये किस्सा, परंतु केदार जी का तो कहना था ये किस्सा नहीं, हकीकत है। और किस्सा ही हो तो भी क्या, किस्से भी यूं ही नहीं बन जाते। अपने इस आज़ाद पौराणिक देश में किस्से भी सकारण ही बनते हैं, उसके पीछे वास्तविकता होती है। परंतु त्रिलोचन जी की कविता में ही आया जीवन का एक लघु प्रसंग, उनकी एक कविता का नाम ही है ये, जीवन का एक लघु प्रसंग। बहुत लंबी कविता है, उसको मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उसका जो एंड है, अंत है, वो कितना मर्मस्पर्शी है। तब मैं बहुत छोटा था, कौन साल कौन मास कौन दिन सब कुछ याद नहीं, जानता भी नहीं था, पढ़ता था, नाम और ग्राम लिखना भर आ गया था, वगैरह वगैरह। तो जो बातचीत है माँ और बुआ के बीच में, वो इसमें है, देख कितना मर्मस्पर्शी है। बुआ ने कहा, माँ उनकी ज़्यादा पढ़ने लिखने की आदत से मतलब दुखी रहती थी, तो बुआ से उसने कहा, बुआ ने कहा, दुल्हन, माँ से वे यही कहा करते थे, दुल्हन इस बच्चे को मैंने श्रद्धा से, प्रेम से, निष्ठा से विद्या को दान कर दिया है, विद्या माता को दान कर दिया है, अब जानबूझ करके दान में कैसे फेर लूं, दी हुई चीज को वापस कैसे ले लूं, ऐसा कभी नहीं हुआ। विद्या माता ही अब इसको निरखें, परखें, रक्षा करें, पालन पोषण करें। मित्रों,
आखिरकार हुआ तो वही ना, जैसा कि उक्त कविता की बुआ ने चाहा था, मनाया था, अक्षरशः वैसा ही। मित्रों, और भी कई, लेकिन मैं ज़्यादा ब्यौरे में नहीं जाऊंगा। जितना संस्मरणात्मक में याद आता रहा सहज से वो बोल गया। अब मैं कुछ उनकी कविताओं के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि त्रिलोचन जी की जो बात है वो कविता में ही बोलती है। वे कविता से अपनी बात नहीं ढुलवाते, नहीं बुलवाते, बल्कि कविता उनसे अपनी बात ढुलवाती है, बुलवाती है, जो कि वह सामान्य बातचीत में या स्वागत भाषण में भी नहीं बोल पाते। खास बात है ये। उन्होंने अपने संभावित पाठक से ये कहने का अधिकार सचमुच कमाया है, त्रिलोचन जी ने, इसी कविता के बूते, कि मैं तुमसे, तुम्ही से बात करता रहता हूँ और यह बात मेरी कविता है। ये कविता में कहा है त्रिलोचन जी ने, मैं तुमसे, तुम्ही से बात किया करता हूँ और यह बात मेरी कविता है। मैं तुम नाम की उनकी कविता जो है ना, उसका मैंने ये आपको पढ़ के सुनाया। त्रिलोचन जी अच्छी तरह से जानते थे कि शब्दों से कभी कभी काम नहीं, ये जरूरी नहीं है कि जो शब्द आपको सचमुच की राहत और अभिव्यक्ति दे उनको हमेशा सुलभ हो, कतई जरूरी नहीं है। भाषा भी छलती है, ये खुद त्रिलोचन जी का के वाक्य है। ये आत्मालोचन कविता उनकी मैंने सुनाई थी। अभी एक दूसरी कविता है, उसमें वो कहते हैं, शब्दों से कभी कभी काम नहीं चलता, जीवन को देखा है, यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और, इसी तरह यहाँ वहाँ हरदम कुछ और, कोई एक ढंग सदा काम नहीं करता। तुमको भी चाहूँ तो छूकर तरंग पकड़ रखूँ संग, कितने दिन कहाँ कहाँ रख लूँगा रंग, अपना भी मनचाहा रूप नहीं बनता। सबसे ज़्यादा इस संदर्भ में जो चर्चा अभी हमारे बीच चल रही है, तो मुझे उनकी एक सोनेट है, भाषा की लहरें, वो मुझे बहुत पकड़ता है। आपको ही पकड़ेगा। सुनिए। भाषाओं के अगम समुद्रों का अवगाहन मैंने किया, मुझे मानव जीवन की माया सदा मुग्ध करती है। अहोरात्र आवाहन सुन सुन कर धाया धूपा, मन में भर लाया ध्यान एक से एक अनोखे, सब कुछ शब्दों में देखा, सब कुछ ध्वनि रूप हो गया। मेघों ने आकाश घेर कर जी भर गाया, मुद्रा चेष्टा भाव वेग तत्काल खो गया, जीवन की शैया पर आकर मरण सो गया। सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ भाषा, भाषा की अंगुली से मानव हृदय टो गया, छू गया। मतलब कवि मानव का जगा गया नूतन अभिलाषा। भाषा की लहरों में जीवन की हलचल है। ध्यान दीजिए, अंतिम दो पंक्तियां हैं इस सोनेट की, जिसमें सारा मर्म आ गया है। भाषा की लहरों में जीवन की हलचल है, ध्वनि में क्रिया भरी है और क्रिया में बल है। ये है त्रिलोचन जी के कवि कर्म का रहस्य, उसका मर्म।
तो लिखना त्रिलोचन जी के लिए अपने जिए क्या किए हुए का जिए हुए का अर्थ पाने का सबसे जोरदार साधन था। क्यों, कैसे, ये भी कविता ही उन्हें बताती है। यानी लिखने से पहले स्वयं कवि, स्वयं त्रिलोचन जी भी नहीं जानते उस अर्थ को। वो कविता लिखने की प्रक्रिया में ही वह अर्थ प्रकट होता है, कौंधता है। कोई तयशुदा अर्थ उन्हें लिखने की प्रेरणा नहीं देता, लिखने की क्रिया में ही कुछ है जो कि उन्हें अर्थ देता है। इस बात को हम त्रिलोचन जी की ही साखी से, खुद उनके मुंह से सुनकर ही जानते और पहचानते हैं। आत्मालोचन शीर्षक कविता मैंने पढ़ के सुनाई थी ना आपको, कि तेरा आत्मविश्लेषण क्या पता कभी तुझे एक साथ सत्य शिव सुंदर को दिखा जाए। तो क्या त्रिलोचन का कवि कर्म, जिसे कि वे यहाँ आत्मालोचन कह रहे हैं, आत्मविश्लेषण ठेठ गद्य की भाषा में, वो है क्या त्रिलोचन का कवि कर्म? अब खुद ही बोल रहे हैं वो कि ऐसा कहा मुझसे। ये कविता हमें बता रही है, लेकिन जो असली बात उसमें यह है कि एक साथ सत्य शिव और सुंदर को दिखा दे, कविता ये करती है। तब आपको जब महसूस होता है कि ये जो बात कौंधी, ये सत्य भी है, शिव भी है, सुंदर भी है, और तीनों एक दूसरे से अविभाज्य संपूर्ण सच की तरह से। और ये कभी कभी उसी वक्त पता चलता है। तो एक साथ न कि अलग थलग, ये चमत्कार इस कविता के आंतरिक प्रमाण से यही लगता है कि यह चमत्कार सिर्फ कविता लिखने की प्रक्रिया ही कर सकती है। उस प्रक्रिया में ही कुछ, हम तो रहस्य शब्द से चिढ़ते हैं लोग आजकल, सपाट कविता के धनी है ना। जीवन में कोई रहस्य भी होता है और कविता उस रहस्य में साझा करवाती है। ये सामान्य विवेक या असामान्य विवेक आजकल दुर्लभ है, लेकिन त्रिलोचन जी की कविता का आंतरिक साक्ष्य बोलता है इसमें कि ये उनकी सुनी सुनाई बात नहीं है, अपना अनुभव है। उसी साक्षात बारंबार पुख्ता होते जाते अनुभव जो है वही उनकी पूंजी है। इसीलिए इस आत्मालोचन शीर्षक सार्थक कविता का समापन भी वे ठेठ अभिधा में करते हैं, किसी व्यंजना लक्षणा में नहीं करते। क्या है वो समापन? कहते अब मैं लिखा करता हूँ, अपनी अंतर अनुभूति बिना रंगे चुगे कागज पर बस उतार देता हूँ। अब यूं पढ़ने वाले को लगेगा सामान्य कि ये क्या है, ये कि इसमें कविता, क्या कविता है इसमें? इधर आपसी बातचीत जैसे हो रही है किसी तो, ऐसा है ये। हो सकती है कविता का ये अंत पाठक को आश्वस्त न करे, हो सकता है ये कवि की अपनी आवाज़ है, किंतु इससे कहीं अधिक आश्वस्त करने वाली आवाज़ कवि की ही नहीं, उसकी कविता की आवाज़ है, जो उससे वह बुलवा लेती है जो कि कवि को ही नहीं, हमारे जैसे अनेकानेक पाठकों को कन्विंस कर सकती है, आश्वस्त कर सकती है, जो और आपने नहीं सुनी कभी, आपको सूझी भी नहीं ये बात। तो हमारे जैसे अनेकानेक पाठकों को कन्विंस कर सकती है वो कविता मैंने आपको बताया था ना, भाषा की लहरें नाम की एक कविता है उनकी। अब मैं उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं की कविता की साखी से बात करूंगा। जहाँ तक एक संस्मरणात्मक उसका वो था, वो तो बस, लेकिन अब ये जबरदस्त साखी कविता की, उसके बिना कैसे बात बनेगी। तो उनकी ये जो कविताएं हैं ना,
भाषा की लहरें। मैंने पहले कोट कर चुका हूँ मैं शायद, अंतिम जो 14 पंक्तियों का सोनेट होता है ना, जो आखिरी 2 होती है वो कपलेट होता है ना, तुकांत बिल्कुल। तो वो पंक्तियाँ क्या हैं? भाषा की लहरों में जीवन की हलचल है, ध्वनि में क्रिया भरी है और क्रिया में बल है। बड़ी प्रेग्नेंट, बहुत ही सारवान पंक्तियां ये हैं। वो अपनी कविता में जो बात कर रहे हैं उसमें कभी कभी व्यंग्य से भी काम लेते हैं। तब खुद अपने ही सोनेट लिखने पर उन्होंने व्यंग किया है। वो व्यंग भी उनके कथ्य का जरूरी हिस्सा है। जैसे सोनेट का पथ नामक कविता है ना उनकी, याद होगी आपको। इधर त्रिलोचन सोनेट के पद ही पथ पर दौड़ा, सोनेट 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 सोनेट, क्या कर डाला ये उसने भी अजब तमाशा, मन की माला गले डाल दी, सोनेट का रास्ता चौड़ा अधिक नहीं है, कसे कसाए भाव अनूठे ऐसे आए जैसे किला आगरा में जो नग है दिखलाता है पूरे ताजमहल को, गे रहे एकान्वित हो उससे तो झूठे ठाट बाट बांधे हैं, चीज किराए की है। अपने ऊपर ही बैंक। स्पेंसर, सिडनी, शेक्सपियर, मिल्टन की वाणी, वर्ड्सवर्थ, कीट्स की अनवरत प्रिय कल्याणी। सोनेट से मजाक भी उसने खूब किया है अपने ऊपर बारे में। सोनेट से मजाक भी उसने खूब किया है, जहाँ तहाँ कुछ रंग व्यंग का छिड़क दिया है। और जीवन का लघु प्रसंग वो तो मैंने आपको सुना ही दिया, बुआ और दुल्हन के बीच की बात। उनकी लंबी कविताएं तो पढ़ी नहीं जा सकती हैं। जैसे वो है रही केवट है और भोरई केवट है, और भी 2-3 हैं, लंबी हैं वो। अभी छोटे में थोड़े में वो ऐसी बात कह जाते हैं, हमें अचरज में पड़ जाते हैं, यार ये बात तो सही है, ये हमारे मन में क्यों नहीं आई जैसे इनके मन में आई। जैसे एक अस्वस्थ होने पर, बीमार पड़े तो उस पर भी उन्होंने कविता लिख दी, यूं ही थोड़ी लिख दी, कुछ बात बनती है उसमें। देखिए, मित्रों से कह रहे हैं, मित्रों से बात करना अच्छा है, और यदि मुंह से बात ही न निकले तो उतनी देर साथ रहना अच्छा है जितनी देर मित्रों को चुप्पी न खले। थोड़े में ही उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। तो त्रिलोचन जी की कविता का एक अपना व्यास भी है, काफ़ी वैरायटी, काफ़ी वैविध्य है उसमें। वो तो हमें याद है, जब हम त्रिलोचन जी से परिचित नहीं थे, उनका कुछ पढ़ा भी नहीं था, फिर भी ये कविता हमको याद हो गई थी, कहीं पढ़ी होगी पत्रिका में हमने। तो लड़कपन की बात है, यूं ही कुछ मुस्का कर तुमने परिचय की वह गांठ लगा ली। बड़ी प्रसिद्ध भी थी ये कविता। था पथ पर मैं भूला भूला फूल उपेक्षित कोई फूला, जाने कौन लहर थी उस दिन तुमने अपनी याद जगा दी। कभी कभी यूं हो जाता है, गीत कहीं कोई गाता है, गूंज किसी ओर में उठती है, तुमने वही धार उमगा दी। यूं ही कुछ मुस्का कर तुमने परिचय की वह गांठ लगा दी। जड़ता है जीवन की पीड़ा, निस्तरंग पाषाणी कीड़ा, तुमने अनजाने वह पीड़ा छवि के शर से दूर भगा दी। देखिए, बिल्कुल अलग स्वाद की ये कविता है। ऐसे वो तुलसी बाबा, जो उनके, अगर कोई कवि सर्वाधिक त्रिलोचन जी के निकट था तो वो तुलसीदास है। वो सभी को याद ही होगी तुलसी बाबा, भाषा मैंने तुमसे सीखी, मेरी सजग चेतना में तुम रमे हुए हो, है ना। पूरी नहीं पढ़ूंगा मैं ना, काफ़ी ऐसे ही। दूसरे प्रिय कवि उनके कबीर, ब्राह्मण को तुकारने वाला वह काशी का जुल्हा, जो अपने घर नित्य सूत तनता था, लोगों की नंगई ढांकता था, आशी का उन्मीलन करता था जिसका विष बनता था,
जाति वर्ण अहंकार कब्रें खनता था मुल्लों मौलवियों की झूठी शान के लिए। रूढ़ी और भेड़िया धसान को वह हंता था शब्द बाण से। जीता था बस ज्ञान के लिए, गिरेवों को खड़ा कर गया मान के लिए। राम नाम का सुआ शून्य के महल में रहा। पंथ पंथ को देखा सम्यक ध्यान के लिए। गुरु की महिमा गाई वचन विचार कर कहा। साईं को दी चादर ज्यों की, साईं की दी चादर ज्यों की त्यों धर दीनी। इड़ा पिंगला सुखमन के तारों की बीनी। ये इस तरह उन्होंने अपने जो सबसे अंतरंग आत्मीय उन्हें लगते थे अपनी कविताई में, उन पर कविता लिखी है। एक तुलसी बाबावत में मैंने सुनाई आपको, एक काशी का जुल्हा कविता है अभी सुनाई आपको। एक गालिब पर भी लिखी है उन्होंने, उसे भी देख लीजिए आप। गालिब गैर नहीं है, अपनों से भी अपने हैं। गालिब की बोली ही आज हमारी बोली है। नवीन आंखों में जो नवीन सपने हैं वे गालिब के सपने हैं। गालिब ने खोली गांठ जटिल जीवन की बात और वह बोली आप तुली थी। हल्केपन का नाम नहीं था। सुख की आंखों ने जो दुख देखा और ठिठोली को यो जी बहलाया। सत्य बोलता था जब जब सब मुंह खोल रहे थे। गालिब होकर रहे जोत कर दुनिया छोड़ी। कवि थे अक्षर में अक्षर की महिमा जोड़ी। तो मित्रों, मैं समझता हूं समय का समय की सीमा का उल्लंघन मैं नहीं करना चाहता। मन तो करता है कि कविता से ज़्यादा सुख शांति आनंद और किसमें मिलता है। सुनाते जाइए आप। कहाँ समय का विचार ही धरा रह जाता है, भूल जाते हैं आप किस लिए बैठे हैं आप यहाँ। भाषा की लहरों में जीवन की हलचल है। ध्वनि में क्रिया भरी है। कितना सच्चा वाक्य है ये। ध्वनि में क्रिया भरी। यह कारण नहीं था त्रिलोचन जी की बातें मुझे याद आती हैं। वाक्य विन्यास पर बहुत मुखर होते थे, बहुत बोलते थे। वाक्य विन्यास सिंटेक्स उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी। जो यूं तो लोग कहेंगे भाई ये क्या बात हुई, ये कोई कविता की विशेषता कैसे हो गई। सिंटेक्स तो सामान्यतः प्रोज के लिए प्रोज के काम की चीज़ है, तो उसका इतना महिमा बखान करना क्यों ज़रूरी है। बात उतनी नहीं है। और ये बात भी आपको तब समझ में आती है जब आप वो दो पंक्तियां जो मैंने कोट की थी ना, भाषा की लहरों में जीवन की हलचल है। भाषा की लहरों में जीवन की हलचल है। ध्वनि में क्रिया भरी है और क्रिया में बल है। देखिए दो पंक्तियों में बात बन गई। तो मित्रों, मैं यहीं अपनी बात को विराम देता हूँ। ये इस श्रृंखला में अब तक आप विनोद शाही, अनिल त्रिपाठी, राम प्रकाश त्रिपाठी, प्रियाग शुक्ल, मदन कश्यप, सदानंद साई, अष्टभुजा शुक्ल, यानी कितने, राजेश जोशी, दिविक रमेश, ध्रुव शुक्ल, कितने सारे लोगों को आप सुन चुके हैं। ये श्रृंखला की सार्थकता आपके मन में बैठ गई होगी। और कविता ही नहीं, त्रिलोचन की दो कहानियों का भी पाठ मैं नहीं सुन पाया उसे। मुझे बड़ी दिलचस्पी थी ये जानने में। त्रिलोचन जी ने जिक्र किया था एक बार, लेकिन सुनने का अवसर नहीं हुआ था। वो भी आपने सुनी। तो ये 14वीं और अंतिम कड़ी इस श्रृंखला की आपने सुनी। और मुझे पक्का विश्वास है कि इस अनन्य कवि से आपका रिश्ता बहुत गहरा जुड़ा होगा। जुड़ा तो था ही पहले से, उसमें कुछ और जुड़ा होगा। तो ये 14वीं और अंतिम कड़ी थी
जो कि आज मेरे इस वक्तव्य के साथ समाप्त होती है, पूरी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और इस पूरी श्रृंखला के जो सर्वे सर्वा हैं, पीर बावर्ची भिश्ती खर सब हैं, है ना, उनका भी नाम तो उनके प्रति भी हम सब लोग कृतज्ञ हैं कि उन्होंने ऐसा मौका निकाला, दिया, उसे संभव किया मैक्सिमम पॉसिबल वैरायटी में त्रिलोचन जी को जानने समझने, उनकी कविता पर कायदे की पते की बात कर सकने वाले लोगों को, इतने सारे लोगों को आपने, जानकार लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को आपने सुना। और निश्चय ही मैं एक भूल गया, ध्वनि ग्राहक हूँ मैं भूल गया, वो कविता मुझे याद नहीं है। ध्वनि ग्राहक हूँ मैं, वो कविता भी आप ज़रूर पढ़िए। इसी सीरीज़ में जो कुछ मैंने आपको उदाहरण स्वरूप कुछ कविताएं सुनाई, उसमें ध्वनि ग्राहक हूँ मैं, वो कविता भी मेरे दिमाग में, मेरे मन में है। उसने भी मुझे बहुत गहरे कहीं छुआ था। पते की बात है उसमें। नई बात है उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने धैर्य से, इतनी रुचि से, मनोयोग से इस पूरी श्रृंखला को सुना, त्रिलोचन जी से अपने संबंध को फिर से जिया, भरपूर, सारे भरपूर वैविध्य में, है ना। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि एक नए सिरे से त्रिलोचन जी के साथ आपके संबंध की सक्रिय कि जिसमें बुद्धि के साथ हृदय, मन, इंद्रियां सब शामिल होती हैं, समवेत होती हैं, वो ऐसा रिश्ता आपका बना होगा, ऐसी भरपूर आशा मैं करता हूँ। धन्यवाद।